चीड़ों पर चांदनी इस यात्रावृत्त के लेखक है निर्मल वर्मा। इस यात्रा वृत्तांत में निर्मल वर्मा ने शिमला तथा आसपास की पहाड़ियों के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। इस वर्णन में बड़ी बारीकी है। इस वर्णन से हमें वह अनुभूति प्राप्त होती है कि हम प्रत्यक्ष वह अनुभव का वह दृश्य वह सौंदर्य प्रत्यक्ष पा रहे हैं। शब्दों में अपार सौंदर्य और बारीकी के साथ प्रकृति का वर्णन निर्मल वर्मा के इस यात्रा वर्णन की विशेषता है। चीड़ों पर चांदनी में बचपन की वे यादें हैं। चीड़ों पर चांदनी में पहाड़ों की वो यादें हैं जो सौंदर्य की अनुभूति प्रतीत कराते हैं। वर्मा जी जब छोटे थे तब हमेशा पहाड़ों को निहारा करते थे। उन पहाड़ों के इर्द गिर्द ही उनका पूरा बचपन बीता है। शिमला की वो यादें लेखक को मोहित करती रहती है। मैजिक माउंटेन की अनुभूति का अनुभव लेखक ने बचपन से ही लिया है। रात को सोते समय आकाश साफ होता है, लेकिन सुबह उठते ही नज़ारा कुछ अलग ही दिखाई देता है। बचपन में लेखक कंबल ओढ़कर खुली खिड़की के सामने बैठते थे। सारा का सारा प्राकृतिक सौंदर्य अलग ही प्रतीत होता है। नालियाँ, पगडंडियाँ, घर की छतें सब एक सफेद मास्क पहनकर उभर आई हो। सुबह शिमला की यह तस्वीर मन को मोह लेने वाली होती थी। सुबह जब धूप निकल आती है तब जैसे नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ अपने आप को सेंकने के लिए बादलों से बाहर अपना चेहरा ले आती है। अप्रैल के दिनों में पहाड़ों पर चांदनी का अद्भुत मायाजाल देखने लायक होता है। पहाड़ों का सौंदर्य एक साथ आतंकित भी करता है और आकर्षित भी। जिसके मोह पाश में बंधना उतना ही यातनामय है जितना उससे मुक्त होना। 9000 फीट की ऊंचाई पर नारकंडे का डाक बंगला एक नन्हे घोंसले की तरह पहाड़ की चोटी पर टिका हुआ है। 9000 फीट की ऊंचाई की पहाड़ियों पर जो पीला आलोक सिमट आता है, जो कि सूरज की रश्मि रेखा या उगते चांद की हलद आभा। डाक बंगले के नीचे बस अड्डे के पास पहाड़ी देवता का मंदिर है। मंदिर के घेरे से दूर झील के कोने में एक छोटा सा टाप है। किनारे पर 3-4 नौकाएं खड़ी रहती है, जो कि पर्यटकों को द्वीप तक ले जाती है और फिर उन्हें वापस किनारे तक पहुंचा देती है। झील के कितने चेहरे हैं या चेहरा एक ही है, केवल भंगिमा बदलता है। रात होने से पहले झील के 2 चेहरे होते हैं, एक हंसता हुआ तो दूसरा सोया सा। अंधेरा बढ़ते बढ़ते झील का रंग आकाश से मिल जाता है। जैसे दूर की पहाड़ियों समेत आकाश का ही एक टुकड़ा तारों समेत झील में औंधा पड़ गया है। रात की नीरवता में लहरें शांत हो जाती है, लेकिन दूर टापू में गुलरों के गिरने का स्वर सोते सोते भी सुनाई दे जाता है। टप टप टप। आइए अब देखते हैं निर्मल वर्मा का यात्रावृत्त चीड़ों पर चांदनी। इन पहाड़ों के पीछे न जाने क्या होगा। जब हम छोटे थे तो अपने घर के बरामदे में खड़े होकर अक्सर एक दूसरे से यह प्रश्न पूछा करते थे। उन दिनों छुट्टी लेकर पहाड़ों पर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। वे हमेशा हमारे संग, हमारे खेलों में, हमारे सपनों में। तो पहाड़ों की शक्ल, उनकी भावभंगिमा बिल्कुल अलग दूसरे किस्म की थी। जैसे माँ की शक्ल जो बच्चों की आंखों में होती है, वह दूसरों के लिए नहीं होती। उसकी पहचान सी अलग होती है। शिमले का वह घर बरसों पहले छूट चुका है। उसके बाद न जाने कितने छोटे बड़े हिल स्टेशनों के होटलों में रहना पड़ा है। किंतु आज भी जब किसी अकेली निर्जन पगडंडी पर चढ़ता हुआ घास के किसी अनजाने द्वीप पर सांस लेने ठिठक जाता हूं, तो आंखें असीम विस्मय से भर उठती है। पहाड़ों की अलंघ्य अभेद्य ऊंचाइयों की तरह इस प्रश्न की रहस्यमयता आज भी वैसे ही बनी है जैसे कभी बरसों पहले बचपन में थी। टॉमस मान का मैजिक माउंटेन बहुत बाद में पढ़ा, किंतु जब पढ़ा तो लगा कि जैसे इसे बहुत पहले कहीं पढ़ा था। स्विट्जरलैंड की पहाड़ी चोटियां शिमला से अलग है। वहां कभी नहीं गए, उन्हें कभी नहीं देखा, किंतु जिस मैजिक माउंटेन की बर्फीली गुफाओं में खोकर हैंस
कैस्ट्रप में विराट सत्य की उपलब्धि की थी, उसकी क्षणिक उड़ती हुई अनुभूति कितनी बार बचपन में हुई है? क्या उसका लेखा जोखा करना संभव है? रात को सोते समय आकाश साफ होता था। दिसंबर के निविड़ गहन अंधकार में दूर की पहाड़ियां ड्राइंग पेपर सा धूमिल रेखा चित्र सी स्तब्ध निश्चल दिखती थी। इतनी महीन, इतनी म्लान कि लगता था जैसे अंधेरे पर हाथ फेरते ही सब कुछ मिट जाएगा। आकाश कुछ नीचे सरक आता था, धरती को छूता सा, और धरती अपना और छोर समेटकर घुटनों पर झुक आती थी, जैसे पहाड़ियों के आगे गुमसुम प्रार्थना कर रही है। हम बच्चे थे, इस तरह के अजीब अद्भुत चित्रों को आंखों में बसाकर लिहाफ में ठिठुरते हुए सो जाते थे। सुबह कमरे की खिड़की से बाहर झांकते ही क्षण भर के लिए दिल की धड़कन रुक जाती थी। मैं पलंग से उठकर कांपते हाथों से सोते हुए भाई बहनों को जगाने लगता था। कुछ ही मिनटों में हम कंबल ओढ़कर खुली खिड़की के सामने बैठे दिखाई देते थे। कल रात सोते समय जो अंधेरी भूरी पहाड़ियां देखी थी, वे कहाँ है? स्कूल जाने वाली हमारी शॉर्टकट पगडंडी, हमारा खुबानी का पेड़, डाकखाने के नीचे पानी का बम्बा, सब कहाँ है? बर्फ का एक सफेद सा पर्दा खींच आया है, जिसमें गढ़े नालियां, परिचित पगडंडियां, मकानों की छतें सब छिप गई है, या छिपी नहीं है, महज एक सफेद मास्क पहनकर उभर आई है, और हम इन्हें पहली बार नई आंखों से देख रहे हैं। क्या यह शिमला है, हमारा अपना शहर, या हम भूल से कहीं और चले आए हैं? हम नहीं जानते कि पिछली रात जब हम बेखबर सो रहे थे, बर्फ चुपचाप गिरती रही थी। खिड़की के सामने पुराना चिरपरिचित देवदार का वृक्ष था, जिसकी नंगी शाखों पर रुई के छोटे मोटे मोटे गालों सी बर्फ चिपक गई थी। लगता था जैसे वह सांता क्लॉज हो, एक रात में ही जिसके बाल सन से सफेद हो गए हैं। टेलीग्राफ के तार बर्फ की परतों परतों में लिपटकर मोटी सफेद रस्सियों की तरह आकाश में खींच आए थे। हर क्षण कुछ क्षणों बाद इन रस्सियों पर बर्फ के आइसिकल फर में लिपटी सफेद गिलहरियों से नीचे लटक आते थे। कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती है। चेहरा जो बर्फ का मोजाइक है। पहाड़ियों के ऊंचे नीचे पोर्टल्स पर टिका हुआ, जिस पर रंग बिरंगे पत्थरों से विशाल हिमखंड चमक रहे हैं। दिन भर इन चोटियों पर पीले या सलेटे रंग के बादलों का मेला लगा रहता है। पाउडर पफ सा हर बादल हवा में तीरता हुआ अपने सुनहले पंखों से बर्फ के इस मोजाइक को पहुंच जाता है। बर्फ और बादलों का यह निरंतर खेल नारकंडा, डलहौजी, शिमला हर जगह देखा है, किंतु गुलमर्ग की उस चांदनी रात में जो भूले से अचानक देखा था, वह आज भी नहीं भूल पाया हूं। शुरू अप्रैल के दिन थे। हवा में चाकू सी पेनीधार सा तीखापन था। टूरिस्टों का तांता अभी आरंभ नहीं हुआ था, और जिस कमरे में मैं ठहरा था, उसके अलावा होटल में सब कमरे खाली पड़े थे। आधी रात अचानक हवा का तेज वेग हो गया। मैं दरवाजा बंद करके उठा हूंगा, लेकिन आंखें खुलते ही मेरे भीतर एकाएक सब कुछ शांत निस्पत सा हो आया था। चारों ओर घना सा सन्नाटा घिर आया था। कभी कभी खाली कमरों के दरवाजे, खिड़कियां हवा के झोंकों से लड़खड़ा उठते थे, और फिर सब कुछ छोटी बड़ी जानी अनजानी आवाजें एक अथाह शांति में डूब जाती थी। कमरे में हल्की फीकी सी चांदनी बिखर आई थी। खिड़की के पार बीच के तरल अंधेरे को लांघती हुई खिलनमर्ग की हिमाच्छादित चोटियों पर जा टिकी चांदनी के छुई मुई से झिलमिलाते कण ऊपर से नीचे तक बर्फ पर फिसल रहे थे। सब कुछ एक दूसरे में चुपचाप सिमट आया था। लगता था जैसे संगमरमर के सफेद चूरे की हल्की हल्की बारिश हो रही हो। एक पीला उजला सा आलोक होटल के बाहर पोलो ग्राउंड की घास पर फैलता हुआ हवा में बार बार कांप उठा था। बादल बर्फ
चांदनी तीनों के अलग अलग रंग थे, अलग अलग लय थी। उस क्षण को मुझे लगा मानो किसी मायावी संगीत के चमकीले सुरों में समस्त वनस्थल को अपने स्वप्निल निस्पत पंखों के भीतर समेट लिया हो। लगा था जैसे चांदनी के रेशमी डेरों से खिंचती हुई खिलनमर्ग की बर्फीली पहाड़ियां होटल के कमरे के पास तक सरक आई हो और खिड़की के साथ हाथ फैलाते ही मैं उन्हें छू लूंगा। पहाड़ों पर चांदनी का यह अद्भुत मायाजाल मैंने पहली बार देखा था और एक अलौकिक विस्मय में मेरी आंखें अनायास मूंद गई थी। उस रात मुझे लगा था कि पहाड़ों में भी सांप की आंख जैसा एक अविस्मृत जादुई सम्मोहन होता है, एक भुतेला सा सौंदर्य जो एक साथ हमें आतंकित और आकर्षित करता है, जिसके मोहपाश में बंधना उतना ही यातनामय है जितना उससे मुक्त होना। जाखू की पहाड़ी से सटा 750 फीट की ऊंचाई पर हमारा स्कूल था। हर शाम बस्ता झुलाते हुए हम पहाड़ी छायाओं के संग नीचे उतरा करते थे। आज हम बहुत नीचे उतर आए हैं। बचपन की वह बुलंदी न जाने कहां पीछे छूट गई है। उस शाम नौकुचिया से भीमताल आते हुए उस एकाकी निर्जन रास्ते पर अचानक उन पुरानी चिरपरिचित छायाओं से भेंट हो गई और मैं मंत्रमुग्ध सा खड़ा रहा। ढलती शाम की फीकी सुनहरी आभा भूरी पहाड़ियों की ऊंची नीची रेखाओं पर उतर आई थी। उसके पीछे किंतु उनसे सटी हुई एक अन्य पर्वत श्रृंखला अधखुले पंखों सी ऊपर जाकर टेढ़ी सी हो गई थी, मानो कोई भीम का बनेला जंतु अपनी गर्दन उठाकर आकाश निहार रहा हो। दो पहाड़ियों के बीच गांव की सलेटी छतें ताश के पत्ते सी बिखरी थी, जिन पर हल्के बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। ये गुब्बारे पहली दृष्टि में बादल लगते हैं, किंतु एक टक देखने से लगता है कि मानो उसके भीतर से मैली रेत के धुंधले किंतु तीखी रेखाओं से युक्त पिरामिड उभरने लगे हैं। नीले पिरामिड, आकाश, बादल और हवा से मिलकर ये पिरामिड विचित्र हुए हैं। शाम की धूमिल छायाओं ने इन्हें जन्म दिया है। ये पहाड़ी छायाएं एक सी है, किंतु हर जगह इनके पल छिन बदलते रंगों को देखा है। जादू की पहाड़ियों पर स्कूल के कमरे की खिड़की से बाहर इन्हें धीरे धीरे धूप के संग उतरते देखा है। बहुत बरसों बाद कोटगढ़ के सेब के बगीचों में लेटे हुए पहाड़ों की सरसराती टहनियों पर रानीखेत में चीड़ की सुईनुमा नुकीली पत्तियों की जाली से इन्हें चुपचाप छनते झरते देखा है। और तब रात झुक जाती है। पहाड़ों पर अंधेरा एकदम नहीं आता, एकदम आकर चौंकता नहीं। न वह उजाले को धकेल कर उसकी जगह लेता है, बल्कि दिन का उजाला खुद ब खुद धीरे धीरे अंधेरे में सिमट जाता है। इसलिए पहाड़ी धूप कभी मरती नहीं है, सिर्फ अपना रंग बदल देती है। कालका और शिमला के बीच एक वीरान उपेक्षित हिल स्टेशन है, सोलन। अंग्रेजों के जमाने की कुछ कोठियां और बंगले यत्र तत्र मिल जाते हैं, खाली और उजाड़, जिनके आगे टूलेट की टूटी फूटी तख्तियां झूलती रहती है। वहां पहाड़ियां खामोश रहती है। शाम की उनिंदी उदासी में केवल पहाड़ी चरवाहों का गीत स्वर हवा में उड़ता भटकता सुनाई दे जाता है। मोटर रोड से जरा नीचे बित्ते भर का चौक और खोखला है, चारों ओर भीड़ के घने झुरमुटों में घिरा हुआ। यह खोखला बहुत खामोश है। सफेद पत्थरों पर काई जम गई है, अक्षर मिट गए हैं। चिरंतर मौन के दायरे में पत्थर सोए हैं, बरसों से सो रहे हैं। हवा में पत्ते कांपते हैं और चुपचाप झर जाते हैं। पत्तों के पीछे ढेर में पत्थर दब से गए हैं। इन पत्थरों पर जो नाम लिखे हैं उन्हें अनेक बार पढ़ा है। हर बार नाम नए लगते हैं, हर बार उन्हें पढ़कर भूल जाता हूं। मेरे लिए उनका कोई अर्थ नहीं है, उनके लिए मेरा कोई अर्थ नहीं है, किंतु फिर भी मैं हर शाम यहां आता हूं। इनके जरा ऊपर घास का छोटा सा ढुलुआ टुकड़ा है, उठी हुई हथेली सा। मैं हर शाम घास की इस हरी हथेली पर बैठा हुआ इन खामोश पत्थरों को देखता हूं, जो पत्थर नहीं है किंतु पत्थरों से अलहदा नहीं है। मेरे पैरों के नीचे गीली मिट्टी है, काई कीचड़ में लिथड़े फूल है, रंग बिरंगी तितलियां है,
जो एक क्रॉस से उड़कर दूसरे क्रॉस पर बैठ जाती है। हवा में एक तेज तीखी खुशबू से फैलने लगती है। यह फूलों की नहीं, पत्थरों की खुशबू है। यह गंध सड़ते हुए पत्तों की खुशबू से मिलती है। उस गंध से मिलती है जो किसी पुराने पेंटिंग के उखड़े बासी रंगों से आती है। लगता है जैसे पेड़ों की छायाओं के संग पत्थरों का यह मंच धीरे धीरे हिल रहा हो। पीछे पहाड़ियों के एम्पी थिएटर में किसी के पैरों की थाप झाड़ियों के बीच सरसराती सी सुनाई दे जाती है और उसकी गूंज चारों दिशाओं को खटखटाकर पहाड़ी हवा में गुम हो जाती है। इज देयर एनीबॉडी देयर? सेड द ट्रेवलर, नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर। यह अजीब सा यात्री कौन है जिसकी पदचाप हमेशा पहाड़ों में सुनाई दी जाती है? चांदनी, पहाड़ी हवा या मृत्यु? और तब अचानक ध्यान भटक जाता है। बरसों पहले की एक शाम स्मृति पट पर झलक जाती है। 9000 फीट की ऊंचाई पर नारकंडे का डाक बंगला एक नन्हे घोंसले सा पहाड़ की चोटी पर टिका है। अभी बस से उतरा हूं कि बरामदे में बैठकर कॉफी पी है। डाक बंगले के जरा नीचे बसों के अड्डे के पास किसी पहाड़ी देवता का मंदिर है। मंदिर के चारों ओर लाल नीले हरे रंग के चिथड़े टंगे हैं जो दिन रात हवा में फरफराते रहते हैं। डाक बंगले के चौकीदार ने मुझे बताया कि हर यात्री किसी पुरानी प्रथा के अनुसार अपना कोई कपड़ा मंदिर को भेंट कर जाता है। इन्हीं कपड़ों को मंदिर की दीवारों के चारों ओर लटका दिया जाता है। किंतु कुछ ही देर में हवा में फड़फड़ाते इन चिथड़ों को अंधेरे ने निगल लिया है। मोटर रोड के दाईं ओर प्रिस्ट हाउस की ढलुआ छत के ऊपर हंसिया चांद उग आया है, किंतु दूर पहाड़ियों पर धूप अभी तक रेंग रही है। एक क्षण के लिए पता नहीं चलता कि 9000 फीट की ऊंचाई पर जो पीला आलोक सिमट आया है वह मिटते सूरज की रश्मि रेखा है या उगते चांद की हलद आभा। पश्चिमी आकाश के कोहरे के ऊपर अंधेरा अलग है, बादल अलग थे और दोनों के बीच सिंदूरी रंग की लंबी विशालकाय फ्रेल मछली सी रेखा खिंच आई थी। किंतु कुछ ही क्षणों में यह मछली हवा में घुल गई। एक नीली धुंध सी झीनी सी चादर पहाड़ियों पर बिछल आई है। लगता है जैसे रात ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे घाटियों की अतल गहराइयों से निकलती हुई ऊपर आकाश की ओर आ रही है। धुंध के छोटे छोटे रेले धूप की चांदनी दोनों को ही अपने में समो लेते हैं। डाक बंगले के लंबे कॉरिडोर का दूसरा सिरा दिखाई नहीं देता। नीली सलेटी परतों में लिपटी यह धुंध इतनी सघन और ठोस है कि उसे चाकू से तराशा जा सकता है। मेरी सारी देह किसी अदृश्य धुएं की अनंत तहों में दबी सी रह गई है। मुझे लगता है मानो बरामदे की कुर्सी पर मैं नहीं बैठा हूं, केवल मेरा ओवरकोट धुंध की नीली दीवार पर टंगा रह गया है। नारकंडे की वह रात आज डलहौसी की सुनसान सड़कों पर भटकते हुए सहसा आंखों के सामने घूम जाती है। लगता है जैसे बरसों पहले की धुंध नारकंडे के डाक बंगले से निकलकर बीते समय की अतल अंधेरी घाटियों को पार करती हुई मेरे होटल के आगे ठिठक गई हो। होटल से बहुत दूर नीचे कैंट के धुंधलाती बत्तियों के आर पार सितंबर के बादल उड़ते रहते हैं। हर लैंप पोस्ट के इर्द गिर्द चमकीली धुंध सा दायरा जमा हो जाता है, मानो आलोक मंडल से आवृत्त कोई देवदूत पृथ्वी पर आ खड़ा हो। किंतु रात की यह धुंध हमेशा नहीं रहती। पहाड़ों पर भी सुबह होती है। भीमताल हमारे मकान के पिछवाड़े पहाड़ी पर धूप धीरे धीरे नीचे उतरती है। दूध सी धवल कोमल किरणों के शुभ्र आंचल में ओस में भीगी घास, पत्थर, जंगली फूल झिलमिलाते हैं। कुछ ही देर में ये किरणें हमारे मकान की लाल टीन की छत छू लेगी और नीचे झील के पानी में उतर जाएगी। मंदिर के घेरे से जरा दूर झील के पश्चिमी कोने में छोटा सा टापू है। उसके बीचों बीच पेड़ों का हरा पीला झुरमुट है, जिसकी मटियाली छायाएं दिन भर झील के पानी में तिरती रहती है। किनारे पर 3-4 नौकाएं खड़ी रहती है, पर्यटकों को द्वीप तक ले जाती है और फिर उन्हें वापस किनारे तक पहुंचा देती है। टापू पर पके गूलर गिरते हैं, टप टप पानी भागता है।
किसी अदृश्य निधि की खोज में। उर्मियां सतह पर उठती है, दौड़ती है, छोटी छोटी बूंदों सी झील के सांवले गालों पर झूलती है और फिर गुम हो जाती है। हमारे मकान के नीचे दलदल है। कुछ दिन पहले यहाँ झील का जल था, जिसे अब हल्द्वानी और अन्य निकटवर्ती स्थानों के लिए जहाँ जल की कमी है खींच लिया गया है। जब हम यहाँ आए थे तब दलदल गीली थी, पांव रखते ही नीचे धंस जाती थी। हम घुटनों तक नीचे कीचड़ में फिसलते जाते थे, किंतु अब पिछले 2-3 दिनों से कीचड़ का पानी सूख गया है। अब यहाँ बड़े बड़े चौकोर केक से काली मिट्टी के टुकड़े उभर आए हैं। जहां तहां गाय, भैंसों, बकरियों के खुरों के निशान दिखाई दे जाते हैं। सामने छोटे से बाजार के आगे बसों का अड्डा है। भुवानी, नैनीताल, नौकुचिया, काठगोदाम को जाती हुई बसों का सोया सा हॉर्न झील पार करता हुआ हम तक पहुंच जाता है। हम जान गए हैं कि किस समय अमुक बस कहां जा रही है। सुबह, दोपहर, शाम के पल छिन बदलते रंगों के संग झील अपना आवरण उतारती है। निरावृत होकर स्तब्ध भाव से चारों ओर झांकती है, फिर सबकी आंख बचाकर धीरे से चुपचाप नया रंग ओढ़ लेती है। दोपहर की उनिंदी घड़ी में आसपास का ताम्रवर्णी जल ठहर सा जाता है। केवल बीच में एक लंबी शहतीर सी चमचमाते पारे की लहर ताल को 2 उजली फांकों में काटती हुई दूर तक फिसलती जाती है। झील के कितने चेहरे हैं, या चेहरा एक ही है? केवल भंगिमाएं बदलती है। धूप ने जाल डाला है। चमकीले मुलायम मछलियां सी लहरें जाल के तंतुओं से खिलती है, फिसलती है, फंसती है। पूरी रात होने के बाद कुछ क्षण पूर्व झील के 2 चेहरे हो जाते हैं, एक हंसता हुआ, दूसरा सोया हुआ। पानी बढ़ जाता है। आधा जल गहरा हरा, कहीं कहीं श्यामल, आधा सफेद, जैसे किसी ने चूने का चिट्टा पूरा पानी में घोल दिया हो। अंधेरा बढ़ते बढ़ते यह सफेदी धीरे धीरे झील के श्यामल हिस्से को अपने में ढांप लेती है। झील का रंग आकाश के रंग से मिल जाता है, मानो आसपास की पहाड़ियों के बीच आकाश का ही एक टुकड़ा तारों समेत नीचे आकर औंधा पड़ गया है। शाम की फैलती छायाओं में भीमताल का द्वीप डूब जाता है। केवल पेड़ों के झुरमुट सा एक धब्बा झील और आकाश की सफेदी पर स्तब्धता खिंचा रहता है। रात की घनी नीरवता में सब कुछ धीमे धीमे सिमट जाता है। लहरें शांत हो जाती है। आखिर बस बाजार के आगे कोने में ठहर जाती है। दूर टापू के गुलरों के गिरने का स्वर सोते सोते भी सुनाई दे जाता है। टप टप